नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी भाग 3 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका आशा रानी होरा है। देखिए, ये पाठ का तीसरा गद्यांश है। पृष्ठ क्रमांक 42 और 43 पर है। इस पर कृति पूछी जाती है। कृति क्रमांक अ अथवा आ में पूछी जाती है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए यह कृति पूछी जाने वाली है। अब इसके लिए यह अध्ययन के लिए एक मुद्दा है और रचना को लेखिका सुगंधा के माध्यम से समझा रही है। रचना जैसे लड़कियों के लिए, इसलिए एक मुद्दे के लिए यह परिचय थोड़ा सा लंबा हो गया है। अब इसमें लेखिका ने कहा है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने के पहले अपनी मानसिकता तैयार कीजिए, उसे जांचें, परखें, सही गलत की पहचान करिए और बाद में निर्णय लीजिए। इस तरह लेखिका का यह बताने का उद्देश्य इस परिच्छेद में है। देखो, सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपने धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। यहाँ एक बहुत सुंदर बात बताई है, पगडंडी और चौड़ी राह। ये देहात में होती है पगडंडी। खेत की ओर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता होता है। मराठी में उसे पायवाट, शेताकडे जायची पायवाट ऐसा कहा जाता है। मतलब एक एक पग रखकर ही हम आगे आगे बढ़ सकते हैं। चौड़ी नहीं होती, परंतु पगडंडी काटनी होगी और ये पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। मतलब जो बहुत छोटी राह है उसे चौड़ी करना है। मतलब हमारे विचार सीमित हैं, संकुचित हैं, उसे पहले विस्तारित करना है। ये इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। और एक महत्वपूर्ण बात, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपने धरती पर टिकाना होगा। मतलब नए का स्वीकार करते समय उसके पीछे क्या ज्ञान है, विज्ञान है, वो हमारे धरती के लिए योग्य है या नहीं, ये सब देखना चाहिए और बाद में उस मूल्यों का निर्माण करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। यानी कि कोई भी, यहाँ बार बार ये बताया जाता है कि हम पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं। यहाँ लेखिका हमें सचेत करती है, अनुकरण करना चाहिए परंतु उसे परख कर लेना चाहिए और धीरे धीरे ये पगडंडी की चौड़ी राह हो सकती है। मतलब हमारा संकुचित दृष्टिकोण धीरे धीरे विस्तारित हो जाता है, उसका ज्ञान बढ़ता है और हम नए मूल्यों का स्वीकार करते हैं। यह इस पहले परिच्छेद में बताया है। इसमें एक शब्द महत्वपूर्ण है, ज्ञान विज्ञान। आपके किताब में एक स्वाध्याय में दिया है कि गद्यांश के आधार पर यह शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। आपको ज्ञान विज्ञान ज्ञान दिया जाएगा, आगे आपको विज्ञान लिखना है। यानी शब्द युग्म युग्म अलग तरीके से इस गद्यांश पर हम लिखने वाले हैं। यह एक बात। पगडंडी और चौड़ी राह, ये दोनों का अंतर और प्रतीकात्मकता समझ लीजिए। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है और एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना भी निहायत मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। यह 3 अलग अलग तरीके से बातें समझाने का प्रयास किए हैं। कुछ लोग बड़बोले होते हैं, मतलब बातूनी होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, मतलब बात करना आसान है परंतु उसे आचरण में लाना कठिन होता है। ये पहली बात बताए हैं। जो ज्यादा बोलते हैं इनके लिए महत्वपूर्ण बात है, कम बोलो ज्यादा सोचो। यह बात करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। यानी छोटी सी क्रांति, अपने व्यक्तित्व में छोटा सा परिवर्तन करना भी बहुत कठिन होता है। देखिए, कक्षा में 2 तरह के छात्र होते हैं, जो मेरिट के होते हैं और एक शरारती होते हैं। शरारती हमेशा कहते हैं ये क्या हमेशा किताब पढ़ता है, इसे अच्छे गुण अंक मिल जाते हैं। परंतु एक बार आप ये करके दिखाइए, ये छोटी सी क्रांति है, अच्छे अंक प्राप्त कीजिए कक्षा में तो समझेगा आपको ये अच्छा अंक प्राप्त करना कितना कठिन है। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमें उसका अनुभव नहीं आता।
ये दूसरी बात बताइए। और तीसरी बात, एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। मतलब कोई सी छोटी सी गलती हो गई है तो मेरा जीवन ही समाप्त हो गया है, मैं टूट गया हूँ, हार गया हूँ, इस तरह कहना या समझना भी निहायत मूर्खता है। निहायत मतलब अत्यधिक मूर्खता है। गलतियां होती हैं, मनुष्य हैं, गुण दोष हैं, कभी गलतियां होती हैं, कभी अच्छा कार्य होता है। गलती होना मतलब जीवन का सब कुछ समाप्त हो गया है, ऐसा समझना भी अत्यधिक मूर्खता है। देखिए, कक्षा के 3 तरह किशोरवयीन छात्रों को लेखिका ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया है। पहली बात, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना, ये क्या मैं करके दिखाता हूँ, इस तरह कुछ छात्र बोलते हैं, परंतु ये आसान नहीं है। दूसरी बात, पहले छोटी सी क्रांति करके दिखाइए, कितना कठिन होता है ये आपको मालूम हो जाएगा। मतलब आचरण करके अनुभव लेना चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, एक झटके में ही टूट हार कर बैठ जाना, यह भी मूर्खता है। थोड़ी सी असफलता आ जाने पर हम हार गए, टूट गए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की बातें करना भी मूर्खता है। इस तरह लेखिका ने 3 तरह से बात बताई है। क्यों? क्योंकि आगे उदाहरण दिया है। रचना प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, ये विलोम शब्द के लिए पूछा जा सकता है। अभी अभी वह उस प्रथम वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है, पूर्वार्ध में है। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी ठीक ढंग से आपके दोस्तों की पहचान नहीं हुई है, उसे जांचा नहीं है, परखा नहीं है, उसका आचरण नहीं देखा और अपना दिल देकर बैठना, यह गलत है, मूर्खता है। इसलिए लेखिका कहती है इस तरह का इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि उसकी मदद होती है अध्ययन के लिए, इसके आने जाने के लिए कोई मदद होती है, तो सोच समझकर हमें उन दोस्ती बढ़ानी चाहिए। दोस्ती बढ़ाना इसका मतलब प्यार करना, इसका मतलब शादी करना नहीं होता। कॉलेज जीवन में, किशोर अवस्था में हम एक दूसरों को मदद करते हैं, उस तरह की मदद में भी एक दोस्ती होती है। मतलब पढ़ाई में मदद करना, आने जाने के लिए मदद करना, आर्थिक मदद होती है कभी कभी गरीब छात्रों के साथ, इस तरह की मदद ये दोस्ती होती है। तो प्यार करना और शादी करना, यह भी प्रथम वर्ष में प्रवेश करने के पूर्वार्ध में ही, अभी अभी शुरुआत हो गई है कॉलेज में, कोई दोस्त मिल गया उसके साथ शादी करने के बाद, ये बहुत बड़ा कदम है। लेखिका समझाना चाहती हैं, अगर आप इस तरह का निर्णय लेना भी चाहते हो तो भी सोच समझ कर लेना चाहिए। सोच समझ, ये विलोम शब्द है, ध्यान में रखिए। दोस्तों, मित्र, ये समानार्थी के लिए पूछा जाता है। निहायत, अत्यधिक, टूट हार, यह विलोम शब्द युग में है, ये ध्यान में रखें। क्रांति, परिवर्तन, समानार्थी के लिए। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखें, जाने, जांचे, परखें, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों, गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों, कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। जो ऊपर बात बताई है वो स्पष्ट किए हैं। सोच समझकर निर्णय लेना है। सबसे पहले तुम जिसके साथ दोस्ती करते हो वो निकट, नजदीकी मित्र हो। अवधि मतलब समय, पूरी अवधि। आपको मालूम है 11वीं से एमए तक आपको 7-8 साल एक साथ रह सकते हो। ये कॉलेज जीवन में पूरी अवधि मतलब पूरा समय, शिक्षा पूर्ण होने तक आप अपने निकट के मित्रों की तरह रहिए। पति पत्नी या प्रेमी प्रेयसी नहीं, तो मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, गुण दोष देखिए। एक साथ रहने पर हमें बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं अपने नजदीक के दोस्त की। उसकी आदत क्या है, उसमें बुराई क्या है, उसकी अच्छाई क्या है, इसकी जांच परख करना चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं। राह का रोड़ा बनना मतलब प्रगति में बाधा बनना। एक दूसरे को प्रगति में बाधक नहीं बनना है, तो एक दूसरे को प्रेरणा देनी है, ताकत मतलब शक्ति बनाकर परस्पर विकास में सहभागी। दोनों का भी विकास कीजिए, दोनों एक दूसरे को प्रेरणा, शक्ति दे, परंतु एक दूसरे की प्रगति में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, बाधा नहीं बननी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों के बीच में। बहुत सारे दोस्त टांग अड़ाते हैं, रास्ते में रोड़ा बनते हैं, बाधक बनते, कैसे आगे जाता है देखता हूँ, इस तरह की बात मन से निकाल लीजिए। हर एक की जिंदगी अलग अलग होती है और आगे बढ़ने वालों को रोकना ये गलत बात है। उसे प्रेरणा दीजिए,
ताकत दीजिए और परस्पर तुम्हारा भी विकास और उसका भी विकास हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, लगाव मतलब पहले जैसा ही संबंध, आकर्षण अगर तुमने अनुभव किया, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है। दरार मतलब दोनों में कोई फूट या अंतर नहीं पड़ा है। दोनों में कमियां हैं, गलतियां हैं, हर मनुष्य में गुण दोष होते हैं, अच्छाई बुराई होती है। यह उन्होंने शिक्षा पूरी होने तक नजदीक से देखी है और इन गुण दोषों को स्वीकार कर फिर भी उनके दोस्ती में कोई अंतर नहीं आया है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना लें। यानी अपने मित्र या अपने प्रेमी को उसे गुण दोषों के साथ स्वीकार कर उसके साथ शादी कीजिए, परंतु कब? पूरी शिक्षा होने के बाद। तब तक आप अपने दोस्त को परखें, जांचें, उसकी अच्छाई बुराई समझ लीजिए और इन अच्छाई बुराइयों के साथ मैं जिंदगी भर उसके साथ रह सकता हूँ, सकती हूँ, ये सोचिए और बाद में उसे साथ दीजिए। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। इसमें 3 बातें हो सकती हैं। शिक्षा पूरी हो जाती है, स्वयं के पैरों पर खड़े हो जाते हो और बहुत समय तक आप जिस प्रेमी के साथ शादी करना है उसके गुण दोष आप नजदीक से देख सकते हो और ये देखने के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि मुझे ये करना है या नहीं। तब तुम्हारी क्रांति कठिन नहीं होगी, असफल भी नहीं हो जाएगी। कठिन, आसान, सफल, असफल, यह विलोम शब्द के लिए बहुत बार आपने लिखा है। लगाव, यह महत्वपूर्ण है। लगाव, आकर्षण अथवा संबंध। दरार, फूट अथवा अंतर, ये समानार्थी के लिए पूछा जाता है। और यहाँ पूरे पाठ में हर गद्यांश में शब्द युग्म आ गए। एक लिखने का ढंग है। पत्र शैली में लेखिका ने लयात्मकता लाने के लिए हर गद्यांश में, हर पंक्ति में उनके शब्द युग्म की यह भाषा शैली जो है वह हमें एक अलग ढंग से एक लयात्मकता देती है, आगे आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। लेखिका की भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी, शब्द युग्म युक्त शब्दों का प्रयोग करके लेखिका आगे बढ़ रही है। कहीं भी आपको चुभती नहीं है, तो बहुत कोमलता से आपको वो उपदेश कर रही है। देखिए, आपको शादी करना है, कीजिए, परंतु कब? शिक्षा पूरी होने के बाद। तब तक आप एक दूसरे को मदद कीजिए, दोनों भी अपना विकास कीजिए और बाद में आप गुण दोष देकर उनके साथ शादी कीजिए। हमारा शादी के लिए विरोध नहीं है, परंतु असमय में नहीं, समय आने पर शादी कीजिए। एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरों के गुण दोषों को देखकर यह काम कीजिए। देखिए, इस पर आकलन कृति निकालते समय 2 तरह से निकाले हैं। अब इस साल मैंने गद्यांश पर सही गलत नहीं लिया था, अब इस गद्यांश पर सही गलत लेने का प्रयास किया है। देखिए, छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, ये वाक्य है। और सही गलत के लिए क्या दिया जाएगा? कोई बड़ी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। समझ में नहीं आता कि तुरंत ये सही है या गलत है। इसके लिए वाक्य ढूंढना पड़ेगा, 2 बार गद्यांश पढ़ना पड़ेगा और उस वाक्य को सूक्ष्मता से देखना। ध्यान में भी नहीं आता कि उसमें गलती हो गई है। कोई छोटी सी क्रांति की जगह कोई बड़ी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। इस तरह का वाक्य सही गलत के लिए पूछा जाता है। बड़ी सी क्रांति ये शब्द का इस्तेमाल करने के कारण यह वाक्य गलत है, ये ध्यान में रखिए। दूसरा वाक्य देखिए, यहाँ दिया है, क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना कठिन है। आसान है, कठिन है, आसान की जगह कठिन डाला है। आपके गद्यांश में जो वाक्य है जैसा का तैसा होना चाहिए, तभी उसे सही कहा जाता है। उसमें थोड़ा सा भी अंतर आ गया तो वो तुरंत गलत है, ये समझ लेना चाहिए। आगे देखिए, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। और लेखिका अंत में रचना की ओर आ गए। रचना और उसका दोस्त है, अब वे प्यार कर बैठे हैं, शादी करने की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा पूरी होने तक वे एक दूसरे को परखें, जांचें और बाद में शादी कीजिए। तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। धैर्य मतलब धीरज, संयम होना चाहिए। शिक्षा पूरी होने तक हम शादी नहीं करेंगे, इस तरह का दोनों ने निर्णय लेना, यह संयम की परीक्षा है। और प्रतीक्षा मतलब इंतजार करना चाहिए। तब तक तुम्हें इंतजार करना चाहिए जब तक तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं होती और दोनों एक दूसरे को सही ढंग से नहीं परखते, तब तक तुम्हें संयम से इसका इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। यहाँ तालिका पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है, धैर्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इन्हें, किन्हें?
रचना और उसके दोस्तों दोनों को भी यह प्रतीक्षा करनी चाहिए। और केवल प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में पढ़ती है रचना, ये एक उत्तर है। पर धैर्य की प्रतीक्षा दोनों को करना है, रचना और उसके दोस्तों को। ये तालिका पूर्ण कीजिए के लिए पूछा जाता है। इस बीच भी पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। बेवकूफी मतलब ना समझे, जल्दबाजी करना मतलब ना समझदारी। ये समझदारी का निर्णय नहीं है। अभी कॉलेज में आए हो, अभी अभी आपकी पहचान हुई है, दोस्ती हुई है, तभी तुरंत शादी के बाद, शादी ये जिंदगी का अहम फैसला है, इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये लेखिका समझा रही है। अगर आपने पढ़ाई के बीच में ही शादी का निर्णय लिया तो वह बेवकूफी ही कही जा सकती है। यह वाक्य भी आपको सही गलत के लिए पूछा जाता है। बेवकूफी मतलब ना समझी। और वाक्य कैसा दिया जाएगा? पढ़ाई के बाद शादी का निर्णय लेना केवल समझदारी ही कही जा सकती है। तो समझदारी नहीं तो वह ना समझी है, बेवकूफी है, यह बात ध्यान में रखिए। ऐसे कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। अगर जल्दबाजी की और झटपट निर्णय लिया तो इसमें असफलता निश्चित ही आ सकती है, बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं। कोई छोटा कदम भी आगे देखिए, इतने जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा सा कदम शायद ही सफल हो। कभी कभी सफल भी हो सकता है, परंतु शायद अपवादात्मक ढंग से कभी कभी यह जल्दबाजी में लिया हुआ छोटा सा निर्णय सफल हो सकता है, परंतु बहुत बार अनुभव ऐसा आता है कि जल्दबाजी में निर्णय लेने पर वो असफल हो जाता है। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। अहम मतलब महत्वपूर्ण, मुख्य निर्णय, फैसला मतलब निर्णय है, अपनी जिंदगी का प्रश्न है शादी। इतनी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। लेखिका ने इस गद्यांश में सुगंधा के माध्यम से रचना को बहुत कोमलता से समझाया है। पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय नहीं लेना चाहिए, अपने होने वाले साथी को नजदीक से देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके गुण दोषों को देखना चाहिए और उसके गुण दोषों को स्वीकारने की मानसिकता हो जाएगी, तब तुम अपने दोस्त के साथ शादी करो। शादी करने का विरोध नहीं है, परंतु शादी करने के लिए संयम से इंतजार करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बातें लेखिका ने इस गद्यांश में बताई हैं। देखिए, इस पर आकलन के लिए सही गलत की यह कृति निकाली है। देखिए, निम्नलिखित वाक्य सही है या गलत पहचान कर लिखिए। ये केवल पहचाना नहीं है, तो पहचान कर लिखना भी है। वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, आपके उत्तर पत्र में अंक क्रमांक देना और उसके सामने सही है या गलत है ये लिखना। देखिए, पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल समझदारी ही कही जा सकती है, गलत है, बेवकूफी ही समझी जाती है। मैंने गलत जो है इसके नीचे अंडरलाइन किया, अधोरेखांकित किया है कि आपके ध्यान में आ जाए। आपको गद्यांश में जाइए, उस वाक्य को ढूंढिए और उसमें क्या गलती है ये पहचान लीजिए, तो सही गलत में अंक नहीं जाएंगे। सोच समझकर वे अपने दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं, ये लेखिका का उपदेश है, इसलिए वाक्य सही है। कोई बड़ी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, नहीं, छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, ये गद्यांश में वाक्य है, इसलिए ये गलत है। एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना निहायत मूर्खता है। छोटी सी गलती पर हार मानना भी अच्छी बात नहीं है, उसमें सुधार कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए, ये लेखिका ने यहाँ बताया है। ये हमेशा की तरह तालिका पूर्ण कीजिए, उचित मिलान कीजिए, एक शब्द में लिखिए। यह इस गद्यांश में आए महत्वपूर्ण 4 मुद्दे। देखिए, वह प्रथम वर्ष की पूर्वार्ध में है, कौन? रचना। इसकी बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, क्रांति की बड़ी बड़ी मतलब मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह बातों ने लोगों को ये इशारा है कि बातें कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। इन्हें धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, किन्हें? रचना और उसके दोस्तों को धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह जिंदगी का अहम फैसला है। रचना की दृष्टि से शादी यह जिंदगी का अहम फैसला है। देखिए, शब्द संपदा के लिए कृति। पहली कृति, शब्द युग्म को गद्यांश के आधार पर पूर्ण कीजिए। ये आपके स्वाध्याय में शब्द युग्म ढूंढ कर लिखे के बजाय थोड़ा सा परिवर्तन है, उस तरीके से दिया है। देखिए, ज्ञान दिया जाता है तो उसका शब्द युग्म आगे विज्ञान लिखना, जांचें परखें एक दूसरे,
देखें, जाने। और भी शब्द आ गए हैं, टूट हार, वह भी आ सकता है, परंतु ये ध्यान में रखिए शब्द युग्म ही है, शब्द युग्म का पहला शब्द दिया जाता है और अगला शब्द आपको लिखने के लिए आसान किए हैं। ये कृति इस तरह की इतनी आसान नहीं पूछी जाती, परंतु स्वाध्याय में दी है। यह एक प्रकार है शब्द संपदा का, इसलिए यह दी है यहाँ। अगली आकलन शब्द संपदा की कृति देखिए, समानार्थी शब्द लिखिए। बेवकूफ, ना समझ, ये ध्यान में रखिए समान अर्थ है, विलोम नहीं। बेवकूफ का अर्थ ना समझ है। प्रतीक्षा, इंतजार, ये तो बहुत बार हो गए हैं। धैर्य, धीरज अथवा संयम। अवधि, समय, यह ध्यान में रखिए अवधि मतलब पूरे अवधि, मतलब कॉलेज जीवन का पूरा समय लीजिए एक दूसरे को पहचानने के लिए और बाद में शादी कीजिए, ये बात महत्वपूर्ण है। देखिए इस गद्यांश पर अभिव्यक्ति के लिए दिया है, किशोर अवस्था की दोस्ती के बारे में अपने विचार लिखिए। अब देखिए अभी युवा नहीं हुए हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं, बीच की स्थिति होती है 11वीं 12वीं की, न बड़े हैं न छोटे हैं और बीच की अवस्था होती है। तो दोस्तों के साथ किस तरह व्यवहार करना, जो जी में आता है वैसे करते हैं, उन दोस्तों के बारे में। कुछ दोस्त मैं हमेशा ओरल के समय, मौखिक परीक्षा के समय छात्रों को हमेशा ये सवाल पूछती है, आपका दोस्त क्या है, क्या करता है और आपको उस दोस्त की कैसी बातें अच्छी लगी। ये संवाद में मैं उसे पूछती हूँ, क्योंकि हिंदी में बोलने के लिए प्रेरित करने के लिए दोस्तों की बात कहने पर उन्होंने हिंदी बोलना कब शुरू किया ये भी उनके ध्यान में नहीं आता। इसलिए ये बातें मैं दोस्तों से, मतलब छात्रों के मौखिक परीक्षा के समय पूछे गए प्रश्नों के अनुभव पर दिए हैं। आपका अनुभव अलग हो सकता है अपने दोस्तों के बारे में, यही यहाँ लिखना है। परंतु मैंने दोस्तों यानी तुम्हारे दोस्तों से निकाली उनकी बातें हैं मौखिक परीक्षा के समय, उस समय के बातों के आधार पर यहाँ दिया है। आपका दोस्त कैसा है, किशोर अवस्था मतलब 11वीं 12वीं की अवस्था में आपकी दोस्ती कैसी होती है, इसके बारे में लिखा है। देखिए कॉलेज में हम दोस्तों का एक समूह है। अब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जो बातें हम बड़ों के साथ नहीं कर सकते वे हम दोस्तों के साथ दिल खोलकर करते हैं। संकट के समय हम चर्चा करके उस पर मार्ग निकालते हैं। हमारे ग्रुप में कुछ दोस्त शरारती हैं, जो कक्षा में न आकर कैंटीन में बैठते हैं और आने जाने वालों पर व्यंग्य कसते रहते हैं, यानी मजाक करते बैठते हैं। वास्तव में वे दिल से साफ हैं, परंतु कुछ बिगड़ेल बन गए हैं। इन दोस्तों से हम थोड़ा अंतर रख कर रहते हैं। कुछ दोस्त सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करते हैं। वे केवल स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं। उन्हें त्यागने का हम प्रयास भी करते हैं। यह आपके दोस्तों ने मुझे मौखिक परीक्षा के समय बताया है, इसी के आधार पर मैंने यह शब्द अभिव्यक्ति में लिखा है। आपके दोस्तों के बारे में और भी अलग अनुभव हो सकते हैं। वह अनुभव 11वीं 12वीं की अवस्था में आपके दोस्त कैसे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। और यहाँ यह तीसरा गद्यांश कृति सहित पूर्ण होता है। अगले गद्यांश में हम अगले विभाग में, अगले वीडियो में हम अगला गद्यांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।